संस्कृतिमन्त्रालयाधीनस्य इन्दिरागान्धीराष्ट्रियकलाकेन्द्रस्य सदस्यसचिवाय अथ राष्ट्रियसंस्मारकप्राधिकरणस्य अध्यक्षाय श्रीमते डॉक्टर सच्चिदानन्दजोशिवर्याय सस्वागतं वार्तावल्यां नमः। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् अत्र इन्दिरागान्धीराष्ट्रियकलाकेन्द्रे संस्कृतितत्त्वानि यानि सन्ति तानि आश्रित्य बहु किमपि तत्र कार्यकलापाः भवन्ति, बहवः कार्यकलापाः। तत्र संस्कृतम् आश्रित्य किं विशिष्टम् अत्र आचर्यते इति प्रथमं ज्ञातुकामः। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जो स्थापना हुई है वो दरअसल भारत के संस्कृति के कोष के लिए हुई है कि एक तरह से ये भारत की संस्कृति की जो पूरी की पूरी एक तरह से संदर्भ स्थली बने, इस दृष्टि से इस कला केंद्र की स्थापना हुई। और जब हम बात करते हैं संस्कृति के संरक्षण की, तो निश्चित तौर पर जो हमारी प्राचीन शास्त्र परंपरा है उसका बहुत अधिक योगदान है। तो कला केंद्र का जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम है वो है यहाँ की जो हमारे शास्त्र हैं उनके क्रिटिकल एडिशन निकालना, आलोच्य एडिशन निकालना और उनको हिंदी में और अंग्रेज़ी में प्रकाशित करना। ये इसलिए करना क्योंकि संस्कृत भाषा में सब लोग पढ़ नहीं सकते, अगर पढ़ना चाहें तो भी उसका अनुवाद मिलना चाहिए। कई वर्षों से ये ग्रंथ परंपरा थी और बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं। आपको भी ये शायद मालूम होगा कि संभवतः पूरे विश्व में सबसे अधिक पांडुलिपियाँ भारत में हैं और सबसे ज़्यादा भाषाओं में और सबसे ज़्यादा लिपियों में पांडुलिपियाँ हैं। इतना ही नहीं, सबसे अधिक प्रकारों में पांडुलिपियाँ हैं, जैसे ताम्रपत्र है, भुर्जपत्र है और अधिक पार्चमेंट पेपर है, अलग अलग तरह के प्रकार हैं। तो उन पांडुलिपियों का अध्ययन करना और उसके बाद उसके ऊपर से ग्रंथ तैयार करना, ये कला केंद्र का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। उस दृष्टि से आप अगर कहते हैं कि संस्कृत में क्या काम हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं कि वेदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, अरण्यकों का, श्रौत्र सूत्र जैसे अन्य सूत्रों का, इनके सबके हमने क्रिटिकल एडिशन तैयार किए हैं, संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से अंग्रेज़ी में, और वो सामान्य शोधार्थियों के लिए, पाठकों के लिए उपलब्ध कराए हैं। एवं अत्र विश्वविद्यालयवत् पाठ्यक्रमाः अपि प्रचल्यन्ते। जी जी, कई विश्वविद्यालयों में भी है, संस्कृत के विश्वविद्यालयों में भी ये सारी पुस्तकें जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में आप जानते हैं कि 17 संस्कृत विश्वविद्यालय वैसे ही कार्यरत हैं। देश के कई विश्वविद्यालयों के विभागों में संस्कृत के विभाग हैं जहाँ पर MA की पढ़ाई, PhD की पढ़ाई होती है। तो उन सब विश्वविद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी तो एक पाठन सामग्री उपलब्ध कराने का काम है जो कला केंद्र के माध्यम से हो रहा है। सेंट्रल विस्टा इत्यत्र नाम नूतनं संस्कृत भवनं निर्मीयते। तत्रापि संस्कृतस्य नाम बहव्यः सूक्तयः भवेयुः इति अस्मदृशानाम् आकाङ्क्षा अस्ति। यथा बहव्यः सूक्तयः पूर्वतन्यः याः आसन् तत्र पुरातने नाम संसद्भवने आसन्, तद्वत् अपि किमपि नाम अधिकम् अत्र भवेत् एवं मम मदीया जिज्ञासा। ये दरअसल काम संस्कृति मंत्रालय का है जिसके माध्यम से कला केंद्र को ये काम करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही हमने ये ध्यान रखा है कि जहाँ भी हो सके हमारी संस्कृति का, हमारी धरोहर का, हमारे ज्ञान वैभव का प्रदर्शन हो सके। और इस दृष्टि से कुछ सुभाषितों का प्रयोग, कुछ सूत्रों का प्रयोग, जैसे वैदिक सुभाषित हैं, वैदिक सूत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, या और अन्य ग्रंथों के जो मंत्र हैं उनका कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग किया जा सकता है, उसको हमने ध्यान रखने की कोशिश की है। ये भी है कि सिर्फ संस्कृत निष्ठ होना आवश्यक नहीं है। हमारी अलग अलग लोक परंपराएं, अलग अलग हमारे प्रांतों की परंपराएं, इनको भी सबको हमने साथ लिया है। तो इसलिए हम जब जानते हैं कि हमारी जो वैदिक परंपरा है वो 5000-7000 साल पुरानी है, इसकी कोई गणना अभी लोग नहीं कर रहे हैं कि कितने हज़ार साल पुरानी। तो जब हम भारतीय संस्कृति के दर्शन की बात करते हैं तो वो बात तो सामने सबसे पहले आ ही जाती है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचा ही कहती है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, ये मेरी माता है। तो हम वहाँ से ही शुरू करते हैं। या जब हम बात कहते हैं कि भारत का वैश्विक दृष्टिकोण क्या है, तो अयम निजो परे वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा भारत का जो दृष्टिकोण है, वैश्विक दृष्टिकोण। तो ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं भारत को जब हम प्रदर्शित कर रहे हैं
तो वो सारी बातें भी कहीं ना कहीं आए, ऐसा भी सोचने की हम सब ने प्रक्रिया प्रारंभ की है। अथ राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरणस्य अपि भवान् आध्यक्षं निर्वहति सम्प्रतं। तत्रत्याः याः अपि वर्तमानोपलब्धयः सन्ति तासां विषये अपि हम ज्ञातुकामः यत् तत्र कथमिव काः उपलब्धयः वर्तमानाः। देखिए, ये तो वैसे मेरा एक अतिरिक्त कार्यभार है, और हम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ का नियमित अध्यक्ष जिनकी भी नियुक्ति होना है वो जल्दी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये लगा कि ये जो संस्था है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। एक दृष्टिकोण हुआ कि राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण का एकमात्र उद्देश्य हो गया भवनों के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करना, परमिशन देना। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, अगर वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई निर्माण करता है, तो वो नियमों के अधीन उसकी अनुमति जारी करना, तो वही एक काम बन गया। लेकिन दरअसल वो काम है नहीं। स्मारक प्राधिकरण का काम तो ये है कि हम हमारी धरोहर के स्मारकों के महत्व को लोगों तक पहुंचाएं, उसके बारे में, हर स्मारक के बारे में कैसी नियमावली बने ताकि वो और अच्छी तरह से संरक्षित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। ये एक बड़ी बात है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसी प्राचीन परंपरा का देश है जहाँ स्मारकों में अनेक शिलालेख आपको मिल जाते हैं, इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में। संस्कृत में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कई बार ग्रंथ लिपि में आ जाते हैं, किसी और लिपि में आ जाते हैं, पर मूल भाषा संस्कृत भी है उसमें, वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि ऐसा भी कोई राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अंतर्गत ऐसा भी कोई प्रकल्प हो जिसमें हम इन सारे अभिलेखों को, शिलालेखों को पढ़ सकें और पढ़ के उसमें से पता लगा सकें कि दरअसल वो कौन सी पुरानी बात है, प्राचीन परंपराएं जिससे अभी तक हम लोग विज्ञ नहीं है, वो होना चाहिए। तो एक ये बड़ा काम वहाँ करने का एक विचार है। इसके साथ एक और जो बड़ा काम करने का विचार है वो है कि जो हम अलग अलग मूर्तियाँ जो प्रदर्शित होती हैं हमारे मंदिरों में, उसके बारे में अभी भी बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है, आइकोनोग्राफी के बारे में। दुर्भाग्य से हमारे देश ने बहुत अधिक आइकोनोग्राफी के क्षेत्र के विशेषज्ञ पैदा नहीं किए, जो कि करने चाहिए। युवाओं को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वो इस क्षेत्र में जाएं ताकि वो धरोहर को जान सकें। तो उस दृष्टि से भी अगर कुछ किया जा सकता है तो मैं उस प्राधिकरण के अंतर्गत करना चाहूँगा। नाम मंदिराणाम अपि वैशिष्ट्यं तत्र किं वैज्ञानिकता अस्ति। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप जानते हो कि भारत के जो पूरे भारत को अगर आप देखोगे तो हर एक क्षेत्र के मंदिरों की अलग अलग विशेषता है, और वो क्षेत्र के मंदिरों की विशेषता अन्य कारणों से है। सिर्फ वहाँ का वास्तुशिल्प अलग है क्योंकि वास्तुकार अलग है, ऐसा नहीं है। वहाँ की जलवायु, वहाँ प्राप्त होने वाली जो स्थानीय सामग्री है, वहाँ के जो पारंपरिक जो संस्कार हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वैसे मंदिर बने। ये कितना विशिष्ट है। नहीं तो आप देखते हैं विदेशों में जाते हैं तो अगर उदाहरण नहीं, एक जैसा ही कहीं भी जाइए आपको एक जैसे ही वहाँ पे धार्मिक स्थान भी मिलते हैं। उसकी तुलना में भारत में जो वैविध्य है, और ये सिर्फ वास्तु वैविध्य नहीं है, ये वैविध्य जो है वो प्रकृति वैविध्य भी है, वो सामाजिक जीवन का वैविध्य भी है, वो संस्कार और परंपराओं का वैविध्य भी है, वो देखने को मिलता है। भवान् पत्रकारिता जनसञ्चार क्षेत्रतः अपि सम्बद्धः अस्ति। कुलपतिः, भूतपूर्वः कुलपतिः अथवा भूतपूर्वः कुलसचिवः अपि आसीत् भवान्। तत्र संस्कृतक्षेत्रे अपि अस्मादृशाः ये भवन्ति ते पत्रकारिताक्षेत्रे आगताः सन्ति, नाम नूतनतया एव सर्वम् अस्ति, परन्तु भवदीयः यः अनुभवः अस्ति, विशालः अनुभवः, तत्र संस्कृतस्य पत्रकारितायाः नाम जनसञ्चारक्षेत्रे कीदृशं भविष्यं पश्यति भवान्? अभी कुछ विश्वविद्यालयों ने संस्कृत पत्रकारिता के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। भोपाल में जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वहाँ भी संस्कृत पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। मैं जब जिस विश्वविद्यालय का कुलपति था वहाँ पर हमने संस्कृत पत्रकारिता पर एक बहुत बड़ी संगोष्ठी की थी, कुछ विद्वानों को बुलाया था, क्योंकि आप देखते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले संस्कृत पत्रकारिता के नाम पे कुछ नहीं था। मुझे याद है कि आकाशवाणी में एक संस्कृत समाचार आया करते थे, सुबह आते थे जो, और शायद शाम को भी आते थे, 2 बार आते थे। उसके अलावा संस्कृत का कोई वातावरण नहीं था। संस्कृत की जो पत्र पत्रिकाएं थीं जो नियमित निकलती थीं, उनको भी बहुत प्रोत्साहन नहीं मिलता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से ये वातावरण बदला है। एक बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम, वार्तावली कार्यक्रम आता है जो काफ़ी लोकप्रिय, मैं देखता हूँ कई लोग देखते हैं।
कुछ पत्रिकाएं आ गई हैं, कुछ लोग संस्कृत में किताबें अलग से लिखना सामान्य विषयों पर शुरू कर रहे हैं। और जब आप जनसंचार की बात करते हैं तो सिर्फ इसको अखबारों तक सीमित मत करिए। मैंने कुछ अच्छी फीचर फिल्में देखी हैं संस्कृत पर बनी हुई, और वो फीचर फिल्में सिर्फ पौराणिक विषय पर बनी हुई नहीं हैं, आधुनिक सामाजिक विषयों पर संस्कृत में फिल्में बनी हैं। तो ये एक बड़ा उत्साहजनक कदम है। लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि और अधिक चीज़ आगे कब बढ़ेगी, वो तब बढ़ेगी जब आप भी संस्कृत में प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मेरी भी इतनी पात्रता हो जाए कि मैं आपको संस्कृत में उत्तर दे सकूं। बावजूद इसके कि आपकी सारी बातें मैं समझ रहा हूं, पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आपसे संस्कृत में संभाषण कर सकूं। जब ये संवाद की भाषा सहजता से बनेगी समाज में, तो निश्चित तौर पर और अधिक अखबार भी आएंगे और अधिक पत्रिकाएं भी आएंगी। हो सकता है सोशल मीडिया पर भी आप संस्कृत में संवाद करना शुरू कर दें, फेसबुक पर भी कोई संस्कृत में भेजे, व्हाट्सएप पर भी चैट हो संस्कृत में। इस तरह की चीज़ें बहुत अधिक संभाव्य हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अपनी झिझक तोड़कर संस्कृत में संभाषण कर सकें। महोदय, भवतः विशिष्टसन्देशान् श्रावम् अस्मादृशाः कृतकृत्याः, अथ मन्ये अस्मदीयाः ये दर्शकाः सन्ति तेपि कृतकृत्याः भवेयुः। भवता विशेषसमयः अत्र कल्पितः अस्मदर्थं, तदर्थं भवते धन्यवादाः।